नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बाल एवं शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के टॉपिक का जो है अभिप्रेरणा और अभिप्रेरक, यानी कि अभिप्रेरणा तथा इसके घटक या इसके अभिप्रेत। क्लियर। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान में और मैंने एक चीज बहुत नजदीकी से नोटिस की है। चूंकि आज ये इस विषय पर हमारा पहला ही वीडियो है, इसलिए मैं थोड़ा सा इससे संबंधित विषय वस्तु पर चर्चा कर लेता हूं, ताकि आगामी वीडियोस के बारे में आपके कंसेप्ट थोड़े क्लियर हो सकें। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान या फिर हम बोलें बाल मनोविज्ञान या शिक्षा शास्त्र, शिक्षण विधियां, किसी विषय विशेष की शिक्षण विधियां जैसे हिंदी शिक्षण, विज्ञान शिक्षण, सामान्य अध्ययन शिक्षण या किसी भी कंप्लीट जो शिक्षा मनोविज्ञान है, इसमें से किसी भी सब्जेक्ट पे अगर आप बाजार में उपलब्ध कोई भी किताब उठा लीजिए, वो चाहे किसी भी पब्लिकेशन की हो, सभी में ठूस ठूस कर मसाला भरा हुआ होता है। एक ही विषय वस्तु को बार बार रिपीट करके और एक पेज के मैटर के लगभग आपको बताऊं तो 20 पेज बना देते हैं। और यही हाल किसी भी कोचिंग विशेष के आप नोट्स उठा के देख लो, उनका भी यही हाल मिलेगा। तो ये आपको आज शुरुआत में ही मैं बता देना चाहता हूं कि शिक्षा मनोविज्ञान तथा शिक्षण विधियों में एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको रट्टा मारने की बजाय और समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो भी उदाहरणों के माध्यम से। क्योंकि अगर एक बार उदाहरण के अनुसार कोई भी कंसेप्ट इस विषय से संबंधित आपका क्लियर हो गया, तो उसके बाद संबंधित टॉपिक पर आप खुद भी आंसर बना सकते हैं। लेकिन इसमें रटने की बजाय इसको समझने पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, और यही चीज किसी भी नोट्स या बुक्स में आपको मिलेगी नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी भी पब्लिकेशन की या किसी भी नोट्स को उठा लीजिए, उदाहरण वगैरह का तो उसमें कोई मतलब ही नहीं है, कोई दूर दूर तक भी उदाहरण नहीं देता, थ्योरी दे देते हैं जो कि ऑलमोस्ट ही और इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि ऊपर से ही निकल जाती है, वो समझ में ही नहीं आती। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे कहने का मंतव्य आप लोग समझ ही गए होंगे। हमारे जितने भी वीडियो होंगे वो शिक्षा मनोविज्ञान के, वो कम से कम मैटर को और ज्यादा से ज्यादा समझाकर इस चीज पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो है शिक्षा तथा बाल मनोविज्ञान से अभिप्रेरणा तथा उसके घटक। देखिए, हमारे टॉपिक पे चलने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि टॉपिक में क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अधिगम, अभिप्रेरणा तथा अभिप्रेरक का आपस में संबंध, यानी कि योजक कड़ियां। इसके बाद हम बात करेंगे अभिप्रेरकों के प्रकार। इसके बाद हम देखेंगे अभिप्रेरणा का अधिगम में महत्व। अधिगम यानी सीखना अनुभव द्वारा, इसमें अभिप्रेरणा का क्या महत्व है। इसके बाद अभिप्रेरणा तथा अभिप्रेरकों की कार्य पद्धति। इसके बाद अभिप्रेरणा से संबंधित विभिन्न मनोवैज्ञानिक सिद्धांत सबसे अंत में हम देखेंगे, और ये अभिप्रेरणा संबंधित मेरे ख्याल से कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले अभिप्रेरणा से पहले हम जान लेते हैं अधिगम को, यानी कि अधिगम क्या होता है। तो अधिगम है, जैसे नॉर्मली हम अधिगम को बोल देते हैं सीखना, लर्निंग। लेकिन अधिगम की अगर शाब्दिक व्याख्या की हम बात करें तो ये होता है अनुभव के द्वारा सीखना, यानी कि सेल्फ एक्सपीरियंस के माध्यम से। और सीखना क्या कहलाता है, अधिगम खुद के अनुभव से किसी भी बात को या तथ्यों को स्वयं के एक्सपीरियंस के द्वारा सीखना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम किसी बच्चे को बताते हैं कि ये फला चीज आग है, जैसे मान लो आग के बारे में किसी बच्चे को बताना है, तो हम उसको बताएंगे कि बेटा ये आग है, इसको टच करने से हाथ जल जाएगा, ये है वो है। तो उसको हो सकता है समझ में आए, और ये भी हो सकता है कि उसको समझ में ना आए। लेकिन जब कभी उसका हाथ आग से टकराएगा तो वो देखेगा कि जलन होती है, वो तो उस जलन से वो स्वयं सीखेगा कि आग है, आग होती है, ऐसी दिखती है, और इसको टच करने से जलन होती है। यानी कि उसने उस चीज को एक्सपीरियंस किया, उसको फील किया, अनुभव किया, उसके बाद वो सीखा। तो यही चीज होती है अधिगम, यानी कि अनुभव के द्वारा सीखना। अब इसी से जुड़ा हुआ है अभिप्रेरणा।
जो अधिगम है इसी से। देखिए अभिप्रेरणा यानी कि ये जो अधिगम हुआ उसको अगर इसी को थोड़ा सा प्रेरित करके, देखिए विज्ञान विषय हम सभी पढ़ते हैं, विज्ञान में एक टर्म चलती है अभिक्रिया तथा उत्प्रेरक। कोई भी अभिक्रिया यानी कि दो या दो से अधिक केमिकलों को मिलाते हैं तो वो आपस में क्रिया करते हैं, उसको बोलते हैं अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। अब विज्ञान में कुछ एक उत्प्रेरक होते हैं, यानी कि अगर वो उत्प्रेरक किसी केमिकल में या किसी अभिक्रिया में मिला दिए जाएं तो अभिक्रिया की क्या है, स्पीड बढ़ जाती है, गति जो है वो बढ़ जाती है अभिक्रिया की उत्प्रेरकों। तो यही सेम अभिप्रेरणा, यानी कि ये जो अधिगम हुआ इसी अधिगम को अगर हम अभिप्रेरणा दें तो प्राकृतिक या कृत्रिम ये जो अनुभव उसने किया आग का, इसको अगर अभिप्रेरणा जैसे मान लो प्राकृतिक या कृत्रिम संसाधनों से उत्प्रेरित कर और अगर कुछ ऐसा किया जाए तो जो अधिगम होता है वो अधिक आसानी तथा तेजी से होता है। यही अधिगम थोड़ा आसानी से जो कि उसने अपने आप से अनुभव किया, इसी को अगर अभिप्रेरणा से जोड़ के देखें तो ये थोड़ा आसानी से तथा थोड़ी तेजी से होगा, इसी को बोलते हैं अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का जो इंग्लिश में वर्ड है वो है मोटिवेशन, तथा इस मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा के शब्द मोटम से हुई है। तो इस मोटम का अर्थ अगर हम बात करें तो इसका मोटम का अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ टू मूव प्लस मोशन। मोशन यानी देखिए मोशन से क्या तात्पर्य है, तो आंतरिक, देखिए संवेग दो तरह के होते हैं, बाह्य तथा आंतरिक। तो अभिप्रेरणा जो शब्द है इसका तात्पर्य जो मोशंस है इसका तात्पर्य अभिप्रेरणा का और आंतरिक संवेगों का गमन, यानी कि अंतर्मन में हलचल होती है, आंतरिक संवेग उथल पुथल होते हैं, उसी को बोलते हैं। अंतर्मन से प्रेरणा मिलती है किसी भी काम के लिए, उसी को हम बोलते हैं अभिप्रेरणा, यानी कि आंतरिक संवेगों का गमन। देखिए इसकी शाब्दिक परिभाषा की अगर हम बात करें तो ऐसी आंतरिक उत्तेजनाओं तथा संवेगों का मिश्रित रूप है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा जो है वो ऐसी आंतरिक उत्तेजनाओं तथा संवेगों का मिश्रित रूप है जिस पर व्यक्ति विशेष का व्यवहार निर्भर करता है, तथा यह क्या, अभिप्रेरणा रुचि को पैदा करने, बनाए रखने तथा नियंत्रण करने की प्रक्रिया है अभिप्रेरणा। ये इसकी शाब्दिक डेफिनेशन हो गई। अभी एक विद्वान थे, कुछ एक विद्वानों के अभिप्रेरणा पे मत हैं, जैसे स्किनर थे। तो स्किनर ने अभिप्रेरणा के बारे में कहा कि यह जो है अभिप्रेरणा ये अधिगम का सर्वाधिक उत्कृष्ट स्वरूप है। अधिगम का जो सबसे उत्कृष्ट स्वरूप है, यानी कि अनुभव के द्वारा सीखना, इसका जो सबसे उत्कृष्ट स्वरूप है वो अभिप्रेरणा है, ऐसा कहा स्किनर ने। इसके बाद गुड, एक वैज्ञानिक हुए थे गुड, जिन्होंने कहा कि क्रिया को नियंत्रण के साथ जारी रखना, मतलब किसी भी काम को अंडर कंट्रोल, नियंत्रण के साथ जारी रखना ही अभिप्रेरणा है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जब कोई काम करता है तो उस पर किसी का नियंत्रण होता है, उसी को उन्होंने अभिप्रेरणा कहकर संबोधित किया। इसके बाद वुडवर्थ ने बताया कि अभिप्रेरणा जो है व्यक्ति को निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु और निश्चित व्यवहार करने हेतु बाध्य करती है। यानी कि किसी को डॉक्टर बनना है, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, किसी को डॉक्टर बनना है, कोई स्टूडेंट है उसको डॉक्टर बनना है, तो वो क्या करेगा, साइंस बायोलॉजी की पढ़ाई करेगा, मतलब विशेष उद्देश्य है डॉक्टर बनना, तो उसके लिए और विशेष व्यवहार है कि उसको साइंस बायोलॉजी की पढ़ाई करनी पड़ेगी। मान लीजिए किसी को इंजीनियर बनना है, इंजीनियर, तो ये उसका उद्देश्य हो गया कि विशेष उद्देश्य है इंजीनियर बनना है, तो उसको उस विशेष उद्देश्य के लिए और उसी प्रकार का व्यवहार करना पड़ेगा, यानी उसको साइंस मैथमेटिक्स की पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्लियर, ये हो गया वुडवर्थ का नियम। अभिप्रेरणा व्यक्ति को निश्चित उद्देश्य प्राप्ति हेतु निश्चित व्यवहार करने हेतु बाध्य करती है। मतलब उसको कहीं से ये अभिप्रेरणा मिल गई कि भाई मेरे को इंजीनियर बनना है, अब उसने अपना एक निश्चित उद्देश्य बना लिया, तो अब उसके लिए उसको निश्चित व्यवहार भी करना पड़ेगा, मतलब उसको इंजीनियरिंग की ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्लियर, अभी हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अभिप्रेरणा के स्रोतों की। देखिए अभिप्रेरणा के जो स्रोत हैं वो अभिप्रेरक कहलाते हैं। स्रोत यानी कि ऐसा कोई भी माध्यम या फिर साधन जिसके माध्यम से और अभिप्रेरणा दी जाती है, उनको बोलते हैं अभिप्रेरणा के स्रोत, जो कि कहलाते हैं अभिप्रेरक। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरक। इसके शाब्दिक डेफिनेशन की हम बात करें
तो ऐसे सभी साधन अथवा माध्यम जिनका उपयोग करते हुए व्यक्ति को किसी विशेष कार्य हेतु प्रेरित किया जाता है या फिर वो स्वयं से प्रेरित होता है, उसकी रुचि पैदा की जाती है या फिर स्वयं से उसमें रुचि पैदा होती है। समझ, ऐसा कोई भी साधन या ऐसा कोई भी माध्यम जिसका उपयोग करके किसी व्यक्ति को किसी विशेष कार्य हेतु प्रेरित किया जाता है या स्व प्रेरित होता है, रुचि पैदा की जाती है या स्व रुचि पैदा होती है, इसी को बोलते हैं अभिप्रेरक। उस माध्यम को हम बोलेंगे अभिप्रेरक। ये डायग्राम देखिए, जैसे अधिगम हुआ, हमने अभी बात की, अनुभव के द्वारा सीखना। अभिप्रेरणा यानी कि किसी भी माध्यम के द्वारा और प्रेरित करके अधिगम में सहायता देना, अधिगम में तेजी लाना तथा आसानी बनाना, अभिप्रेरणा के। अब बीच में जैसे कोई ये अभिप्रेरक जो है ये योजक कड़ी होते हैं अधिगम तथा अभिप्रेरणा की, यानी कि इन दोनों को जोड़ने के लिए जो भी साधन या माध्यम यूज किया जाता है, अभिप्रेरणा अधिगम को आसान करने के लिए जो अभिप्रेरणा जिस माध्यम से दी जाती है उस माध्यम को बोलते हैं अभिप्रेरक। अभी अभिप्रेरक के हम प्रकारों की बात करेंगे तो देखिए अभिप्रेरक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक अभिप्रेरक जिनको बोलते हैं सकारात्मक अभिप्रेरक। सकारात्मक इसलिए बोलते हैं कि जो प्राकृतिक होते हैं वो नेचुरल होते हैं, वो स्वतः आदमी को अपने आप से उसके अंतर्मन से और जो अभिप्रेरणा मिलती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सकारात्मक। यानी कि इंसान का खुद का मन उसको किसी काम को करने के लिए और अभिप्रेरणा यानी कि प्रेरणा देता है, पुश करता है, इसलिए इनको बोलते हैं सकारात्मक। एक होते हैं बाह्य अभिप्रेरक या फिर जिनको बोलते हैं कर्तरी, यानी कि हमारे द्वारा साध्य के द्वारा साधन, मतलब किसी भी साधन को साधने के लिए साध्य का प्रयोग करना, तो इन अभिप्रेरकों को नकारात्मक अभिप्रेरक भी बोलते हैं। यानी कि मोस्टली तो इन अभिप्रेरकों के अच्छे ही परिणाम मिलते हैं, लेकिन इनके कोई गारंटी नहीं 100% की इन अभिप्रेरकों से जो अभिप्रेरणा दी जाएगी वो 100% पॉजिटिव ही होगी। कई बार इनके नेगेटिव परिणाम भी निकल आते हैं, इसलिए इस प्रकार के अभिप्रेरक जो हैं कृत्रिम अभिप्रेरक, उनको नकारात्मक अभिप्रेरक तथा प्राकृतिक अभिप्रेरक है उनको सकारात्मक अभिप्रेरक कहकर और संबोधित करते हैं। अभी हम बात करते हैं प्राकृतिक अभिप्रेरकों की, जिसमें सबसे पहले है आवश्यकता। आवश्यकताएं देखिए, हम सभी ने मोटे मोटे तौर पे और ये टर्म सुनी ही होगी कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यानी कि जब भी किसी चीज की हमें आवश्यकता होती है तो हम उसके लिए प्रयास करना शुरू करते हैं, और जब प्रयास करते हैं तो कोई ना कोई जुगाड़ हम निकाल ही लेते हैं। यानी कि आवश्यकता जो है आविष्कार की, कोई भी नया आविष्कार है वो आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। चूंकि बाल मनोविज्ञान की हम बात करें, जिसमें बालक, देखिए हम बात कर रहे हैं बाल मनोविज्ञान की, शिक्षा मनोविज्ञान, जिसमें हम बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रखें, तो इसमें हम बालक को लेके और उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। देखिए, एक उक्ति और भी चलती है कि घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं परंतु उसको पानी पीने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। क्लियर? अगर उसे प्यास है तो वो पानी पिएगा, अगर उसे प्यास नहीं है तो वो पानी नहीं पिएगा। वो ही सेम की सेम और चीजें बच्चे पे लागू होती हैं कि बच्चे को और किसी भी चीज के लिए हम फोर्स नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए बच्चे को भूख लगी तो वो खाना खाएगा, हम जबरदस्ती करके उसको खाना नहीं खिला सकते। उसको प्यास लगी तो वो पानी पिएगा, हम जबरदस्ती करके तो उसको पानी। तो यही है, बच्चों की कुछ ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जिनको हम और उसको उन आवश्यकताओं के प्रति ढाल तो सकते हैं, लेकिन उनके लिए और हम उसको जबरदस्ती और उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की जो अभिप्रेरणा है, यानी कि उसको स्वयं को जब उस चीज की आवश्यकता महसूस होती है तब वो उस काम को करता है, ऐसी आवश्यकताओं को बोलते हैं प्राकृतिक अभिप्रेरणा। यानी कि जब भी उसको उस चीज से संबंधित प्रेरणा उत्पन्न होगी, उसकी आवश्यकता होगी, तो वो उस काम को करेगा। आवश्यकता। इसके बाद दूसरा प्रोत्साहन। अब ये टर्म जो है ये भी इसी से जुड़ी है। यानी कि जब भी कोई ऐसी आवश्यकता उसको होती है तो वो स्वतः से वो काम करता है, लेकिन अगर हमें वही काम उससे और उस आवश्यकता के उत्पन्न होने से पहले करवाना है तो उसे किसी ना किसी चीज का प्रलोभन या जैसे बोलते हैं प्रोत्साहन, यानी उसका उत्साहवर्धन करना पड़ेगा, उसको उस काम के लिए मोटिवेट करना पड़ेगा, तब जाके वो उस काम को करेगा। तो ये हो गया प्राकृतिक अभिप्रेरणा का दूसरा प्रकार, यानी कि प्रोत्साहन। मूल प्रवृत्तियां देखिए, बच्चे जो होते हैं बालक, उनकी कुछ एक मूल प्रवृत्तियां होती हैं। यानी कि मूल प्रवृत्तियों से ऐसी प्रवृत्तियों से है कि जो बाल्यावस्था में लगभग सभी बालकों में और पाई जाती हैं। सभी बालक विशेष में ये प्रवृत्तियां उपलब्ध, जैसे कि बच्चों को सबसे ज्यादा खेलना कूदना पसंद होता है,
यानी कि खेलकूद एक ऐसी प्रवृत्ति है जो मैक्सिमम बच्चों में और बच्चे पसंद करते हैं, खेलना कूदना शरारतें करना। तो ये जो मूल प्रवृत्तियां हैं इससे क्या है, बच्चों में टीम भावना का विकास होता है, हार जीत का पता लगता है कि मैं जीता ये हारा, अगली बार अगर कोई हारने वाला हुआ तो वो सोचेगा कि अगली बार मैं जीतूंगा, ऐसे करके एक टीम भावना का विकास होता है। तो ये मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं ये भी एज ए अभिप्रेरणा के स्रोत पे और कार्य करती हैं बच्चों में। इसके बाद अंतर्नोद। देखिए अंतर्नोद का जो है ये भी मूल प्रवृत्तियों से जुड़ी हुई टर्म है, यानी कि सहज प्रवृत्तियां। जैसे बचपन में क्या होता है, बच्चों की एक सहज मानसिकता होती है कि घर परिवार या विद्यालय में जो भी बड़े होते हैं, जैसे विद्यालय में टीचर्स हुए या घर परिवार में माता पिता दादा दादी जो भी बड़े हैं, उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं। स्वाभाविक मानसिकता होती है बच्चों की कि वो नकल करने का प्रयास करते हैं, बड़े जो भी काम करते हैं उसको देख के और उसी काम को करने का प्रयास करते हैं। तो ये होती है सहज प्रवृत्तियां या फिर जिनको बोलते हैं अंतर्नोद। तो ये भी क्या है, बच्चों में एज ए अभिप्रेरणा के स्रोत पे कार्य करते हैं, अंतर्नोद। इसके बाद बात करते हैं बाह्य या कृत्रिम या फिर नकारात्मक अभिप्रेरक, जिनको कि नकारात्मक भी बोलते हैं, वैसे इनका नाम है कृत्रिम अथवा बाह्य अभिप्रेरक। सबसे पहले बच्चा अगर कोई अच्छा काम करता है तो हम उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, यानी कि उसकी तारीफ कर सकते हैं, शाबाशी दे सकते हैं, या फिर शाबाशी से काम नहीं चले तो छोटा मोटा उसको कोई पुरस्कार, जैसे कोई चॉकलेट हुई या कुछ स्पेशल ऐसी चीज जो उसके काम आए, तो इसको बोलते हैं कृत्रिम अभिप्रेरणा। यानी कि उसने कुछ अच्छा काम किया, उसकी तारीफ हुई, उससे उसको मोटिवेशन मिला, या फिर उसको कुछ पुरस्कार के रूप में जैसे कुछ चॉकलेट, या तो उससे वो मोटिवेट रहेगा कि अगली बार दोबारा जब भी वो ऐसा काम करेगा उसको दोबारा से उसी प्रकार से पुरस्कृत या प्रशंसा की जाएगी। नंबर 1 कृत्रिम अभिप्रेरणा। इसके बाद निंदा। अगर बच्चा कोई ऐसा काम करता है जिससे कि जैसे मान लो कुछ भी गलत काम उसने किया तो हम क्या करेंगे, उसकी निंदा करेंगे, नो दैट्स वेरी बैड, ये वो ऐसे करके जब उसकी निंदा करते हैं तो उससे उसको क्या ना अभिप्रेरणा मिलती है कि भाई मैंने ये गलत किया, देखिए मेरे को डांट पड़ी, या ऐसा मतलब मेरे बारे में बुरी बातें कहेगी, या फिर उसको छोटा मोटा कोई दंड या कोई पनिशमेंट भी हम दे सकते हैं, जिससे कि उसको ये फील होगा कि भाई ऐसा गलत कार्य, इस टाइप का गलत कार्य करने से और मेरे को ऐसा दंड दिया, ऐसी निंदा हुई, तो भविष्य में मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना। इसके अलावा सहयोग, प्रतिद्वंदिता। देखिए बच्चा जब भी कोई काम करते हैं, पढ़ाई से संबंधित ही हम बात कर रहे हैं विद्यालय में, तो टीचर्स क्या करते हैं, उसका सहयोग। जैसे मान लीजिए उसको कुछ कोई टॉपिक है या कुछ उसको लिखना नहीं आ रहा है या कुछ भी उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका सहयोग, उससे क्या होगा, वो सीखेगा कि जैसे मान लो उसके साथी के द्वारा उसका सहयोग किया तो उसमें एक भावना का विकास होगा आपस में कि भाई आज जब मेरे को कोई समस्या हुई तो मेरे साथी ने मेरा सहयोग किया, कल को इसको कोई समस्या होने पे मैं भी इसका, मतलब आपसी सहयोग की, परस्पर सहयोग की जो भावना है कार्य के प्रति, वो उसको वो समझेगा। इसके अलावा प्रतिद्वंदिता। किसी भी एग्जाम में किसी दोस्त के साथ वाले के 10 में से 8 नंबर आ गए, किसी बच्चे के 5 नंबर आ गए, तो वो क्या सोचेगा, ये ज्यादा पढ़ाई की इसने इसलिए इसके 8 नंबर आए अगली बार, और मैं भी ज्यादा पढ़ाई करके और मैं भी ज्यादा नंबर लाऊंगा, इससे ज्यादा मार्क्स लाऊंगा, मतलब प्रतिद्वंदिता। उसको साथ वाले से कंपटीशन की भावना पैदा होगी उसके अंदर। क्लियर। इसके बाद नवीनता, यानी कि विद्यालय में ऐसा माहौल बनाया जाए कि खाली पढ़ाई पढ़ाई किताब ऐसा करने, मतलब कुछ नवीन ऐसी एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जिनको बोलते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, उनके माध्यम से और पढ़ाई में नवीन तथ्यों को शामिल करना, उसी को बोलते हैं नवीनता। तो ये कृत्रिम अभिप्रेरणा के 4 स्रोत, प्रशंसा, पुरस्कार, निंदा या दंड, सहयोग तथा प्रतिद्वंदिता और नवीनता, ये हो गए कृत्रिम रूप से दिए जाने वाले अभिप्रेरक जो कि कृत्रिम अभिप्रेरणा में सहायता देते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अभिप्रेरणा तथा अभिप्रेरकों के आपसी संबंध, यानी कि एक तो होती है अभिप्रेरणा और एक होते हैं अभिप्रेरक, जिनकी हमने अभी बात की। इनका आपस में क्या संबंध होता है, आपसी संबंधों की हम बात करेंगे। और चूंकि हम बालक शिक्षा, बाल मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, तो बालकों के संबंध में और इन तथ्यों को हम जानेंगे। देखिए अभिप्रेरणा जो कि अभिप्रेरकों के माध्यम से दी जाती है, इसके माध्यम से क्या होता है, सबसे पहले सीखने हेतु रुचि पैदा करना। जैसे मान लीजिए विद्यालय में और थ्योरी किसी बच्चे को पढ़ाई जाती है, थ्योरी, अगर थ्योरी के साथ साथ किसी चीज को प्रैक्टिकल में करके दिखाया जाए, प्रैक्टिकल माध्यम से, जैसे मान लीजिए विज्ञान शिक्षण है, किसी बच्चे को विज्ञान की पढ़ाई करवाना, तो विज्ञान में उसको ये होगा वो होगा ऐसे बताने के बजाय डायग्राम या चित्रों के माध्यम से, या फिर प्रैक्टिकल में वो चीज
और उसको ले जाकर दिखाना या किसी भी माध्यम से और लाइव उसका एग्जाम्पल देना उदाहरणों के माध्यम से, तो उससे क्या होगा, बच्चे में सीखने उन चीजों के प्रति वो जल्दी अट्रैक्ट होगा तथा उसके उसके अंदर उस चीज को सीखने के लिए एक स्वाभाविक रुचि पैदा होगी। इसी को बोलते हैं सकारात्मक अभिप्रेरणा या सकारात्मक अभिप्रेरक, जिसके माध्यम से और उसमें जो सकारात्मक अभिप्रेरक हैं, चित्तर, प्रैक्टिकल, इनको बोलेंगे सकारात्मक अभिप्रेरक, जिनसे उसके अंदर उस विषय के प्रति और सकारात्मक अभिप्रेरणा उत्पन्न हुई तथा उस विषय को वो जल्दी सीखेगा। इसके अलावा यह जो सकारात्मक अभिप्रेरणा है, ये ध्यान केंद्रण, यानी कि जब भी बच्चा किसी चीज को जितने ज्यादा मनोयोग से या ध्यान से सुनेगा तथा सीखेगा, तब ही जाके और उस चीज को वो जल्दी पकड़ पाएगा तथा वो चीज उसकी स्थायी मेमोरी में फीड हो पाएगी। यानी कि सकारात्मक अभिप्रेरणा जो है वो ध्यान केंद्र, बच्चों का जो ध्यान मानसिक विकास है उसमें भी बहुत हद तक सहायक होती है। इसके अलावा कुछ बच्चे होते हैं जिनका व्यवहार और अन्य बच्चों से अलग होता है, यानी कि कुछ बच्चे ज्यादा शरारती होते हैं, कुछ बच्चे ज्यादा उदंड होते हैं, उदंड व्यवहार करते हैं, तो उन बच्चों के व्यवहार को नियंत्रित करने में भी और इस अभिप्रेरणा का अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा स्कूलों में हम नॉर्मल देखते हैं कि हर एक काम टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करना और करने पे ज्यादा बल दिया जाता है। यानी कि सबसे पहले जाते ही नियम से प्रार्थना सभा, उसके बाद खेल कूद, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, यूनिफॉर्म पहन के स्कूल में आना, टाइम टेबल के अनुसार अध्ययन कार्य करना, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो आत्मिक अनुशासन में आती हैं, जिससे क्या होगा, बच्चे का जो भविष्य के अकॉर्डिंग उन चीजों को वो फॉलो अप करना सीखेगा तथा भविष्य में उसके जो चरित्र का निर्धारण है वो भी वहीं से उसी अनुशासन से और उसके चरित्र का निर्धारण होगा। क्लियर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शिक्षण अधिगम में अभिप्रेरणा। शिक्षण अधिगम, क्योंकि अधिगम तो ऑल ओवर और अनुभव से व्यक्ति के जीवन पर्यंत और अधिगम की प्रक्रिया चलती रहती है। विद्वानों का मानना है कि जीवन पर्यंत जो है अधिगम, यानी कि व्यक्ति विशेष कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ विशेष चीजें सीखता रहता है। हम बात कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान की, अगर हम बात करेंगे शिक्षण अधिगम, यानी कि शिक्षण के क्षेत्र में और अधिगम, उसमें अभिप्रेरणा का क्या महत्व होता है। तो देखिए, शिक्षण अधिगम में हम बात करें अभिप्रेरणा की, तो सबसे पहले जैसा कि हमने बात की उद्देश्य, यानी कि सीखने की इच्छा, किसी भी माध्यम से, चित्र हो, प्रैक्टिकल हो या किसी भी माध्यम से, और बच्चों में ऐसी इच्छा विकसित की जाए कि विषय विशेष के प्रति और उसमें स्वयं में रुचि उत्पन्न हो। तो सबसे पहला जो है और शिक्षण अधिगम में अभिप्रेरणा का जो महत्व है वो है इस उद्देश्य की पूर्ति, जिससे कि बच्चों में सीखने की इच्छा जागृत हो, उसकी रुचि का विकास हो, ताकि किसी भी चीज को वो स्वयं से और जल्दी सीखे, सबसे पहला। इसके बाद प्रगति तथा परिणामों का ज्ञान। देखिए, स्कूल में और किसी भी प्रकार का टेस्ट या किसी भी प्रकार का एग्जाम या किसी भी कंपटीशन का और रिपोर्ट कार्ड, विद्यालयों में रिपोर्ट कार्ड बनाया जाता है तथा संबंधित रिपोर्ट कार्ड से और सभी बच्चों को पढ़कर सुनाया जाता है, तो सभी बच्चों को उससे अवगत कराया जाता है। इसका क्या तात्पर्य हुआ, इससे यह कि प्रगति तथा यानी कि कौन बच्चा किस विषय में और कहां तक उसने प्रोग्रेस किया है, उसका क्या परिणाम रहा है, उससे उसको और इस चीज का एहसास होगा कि साथ वाला बच्चा जो है किसी विषय विशेष में इतना और मैं इतना कमजोर हूं, तो भविष्य में मुझे भी इसमें अच्छा करना है। इससे उसको भविष्य के प्रति और कुछ अच्छा करने की उस विषय में जिसमें वो कमजोर है अभिप्रेरणा मिलती है। यानी कि प्रगति तथा परिणामों का समय समय पर उसको ज्ञान होता रहेगा, अपनी जो रिजल्ट्स हैं उनके बारे में पता लगेगा, जिससे वो अभिप्रेरित होगा भविष्य के रिजल्ट्स में कुछ अच्छा करना। इसके बाद अगला, जीवन से संबंध स्थापित करना। देखिए, पढ़ाई लिखाई का पढ़ाई लिखाई आजकल स्कूलों में पढ़ाई लिखाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे भी बहुत ध्यान दिया जाता है। तो ये जितने भी तथ्य हैं, पढ़ाई लिखाई, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, सांस्कृतिक कार्यक्रम, इन सभी से क्या है, बच्चे को जीवन के साथ, यानी कि कुछ ऐसा विशेष कार्यक्रम होना चाहिए जिससे कि उसको लाइफ में आगे चलकर वो चीज उसके काम आए। उसको पता लगे कि आज मैं इस चीज में अगर विशेष रूप से ज्ञान हासिल करूंगा या इस चीज में विशेष स्किल्स डेवलप करूंगा तो आगे चल के लाइफ में और ये चीज मेरे इस काम आएगी लाइफ में। तो इसको बोलते हैं जीवन से, यानी कि विद्यालयों में होने वाले किसी भी कार्यक्रम या किसी भी एक्टिविटीज से उसके लाइफ के संबंध के बारे में उसको समझाना, भविष्य के बारे में कि जीवन में ये सीखने से और ये आपको
इस स्थान पे ऐसे ऐसे काम आएगी, जिससे क्या है वो अभिप्रेरित होता है उस चीज को विशेष रूप से करने के प्रति। इसके अलावा आत्मगौरव का विकास। देखिए क्लासेज में, विद्यालयों में, और पूरी क्लास है, जैसे मान लो 50 बच्चों की क्लास है, एक बच्चे को मॉनिटर बना दिया, यानी कि कोई बच्चा जो कि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है या जो सबसे ज्यादा व्यवहार उसका अच्छा है, अलग से जो एक गुड बिहेवियर रखता है, उसको मॉनिटर बना दिया। अब इससे क्या होगा, उस बच्चे में एक गौरव की भावना का विकास होगा, यानी कि वो अलग, मतलब अपने आप को एक अलग तराजू में तोलेगा, सभी बच्चों से अलग, उसमें एक स्पेशल कमांड एंड कंट्रोल का विकास होगा, उसको अंदर से गौरव की फीलिंग होगी, जिससे कि क्या है उसको भविष्य में भी अपने व्यवहार को और अच्छा करने तथा अपनी पढ़ाई लिखाई को और अच्छा सुधारने के लिए और अभिप्रेरणा मिलेगी, आत्म गौरव का विकास होगा। इसके बाद नवाचारों का प्रयोग। देखिए नवाचारों में बहुत सी चीजें आती हैं, जैसे स्कूलों में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो गई, स्पोर्ट्स हो गए, इसके अलावा वाद विवाद प्रतियोगिताएं हो गई, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गए, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो नवाचार, यानी कि शिक्षण कार्य के अलावा और समय समय पर अलग अन्य गतिविधियों का भी और स्कूलों में प्रयोग, विद्यालयों में होना चाहिए, जिससे कि क्या है बच्चों को शिक्षण के अलावा अन्य फील्ड के बारे में भी जानकारी मिलने से और उनका सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण विकास के लिए और इस नवाचारों का प्रयोग करना, इस नवाचार, इसको भी एक अभिप्रेरणा का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है, जिससे कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। इसके अलावा प्रतियोगिता की भावना। स्कूलों में जो रिपोर्ट कार्ड्स होते हैं किसी भी कंपटीशन या किसी भी एग्जाम विशेष के, उनसे क्या होता है, क्लास में जैसे रिपोर्ट कार्ड है सभी बच्चों के सामने, और सभी बच्चों के रिपोर्ट कार्ड बोल बोल कर सुनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के 3 नंबर आए, किसी बच्चे के 10 में से 10 नंबर आए, किसी के 5 नंबर आए, तो होगा क्या, बच्चों में आपस में प्रतियोगिता की भावना पैदा होगी कि कल को आज ये 10 नंबर हासिल किए हैं, मेरे को 4 ही नंबर मिले, अगली बार मैं और ज्यादा मेहनत करके और इसके बराबर अंक लाने का प्रयास करूंगा। इससे क्या है, एक कॉम्पिटिशन की भावना और बच्चों में डेवलप होती है। इसको भी एक सकारात्मक अभिप्रेरणा का पक्ष माना जाता है। इसके अलावा टीम भावना। अंताक्षरी प्रतियोगिताएं होती हैं स्कूलों में, अंताक्षरी, इसमें क्या होता है, 2 टीमें बना दी जाती हैं, आपस में अंताक्षरी करते हैं, एक टीम हार जाती है। अब हार जाती है तो उसमें क्या होगा, एक टीम में जैसे मान लीजिए 10 सदस्य हैं, तो 10 के 10 सदस्यों में आपस में क्या होगा कि अगली बार हम मिलजुल कर और अच्छे से तैयारी करके आएंगे, तुम इस विषय पे तैयारी करना, वो आपस में अपना एक निर्धारण कर लेते हैं, 10 के 10 एक साथ मेहनत से और अगली बार तैयारी करके आएंगे और इस टीम को हराएंगे। इससे क्या हुआ, टीम भावना, यानी कि उनके आपस में जो परस्पर मनोवर्ती है, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना का विकास होता है तथा वो टीम भावना को समझ पाते हैं। इसके अलावा सबसे मजबूत पक्ष जो होता है सकारात्मक अभिप्रेरणा का, वह प्रशंसा तथा पुरस्कार, किसी भी कार्य को करने पे और बच्चे की प्रशंसा, शाबाशी देना। इसके अलावा अगर जरूरत महसूस हो तो उसको कोई छोटा मोटा पुरस्कार, जिससे क्या होगा उसमें भविष्य के प्रति और अच्छा करने के लिए और अभिप्रेरणा उसको मिलेगी कि भविष्य में ऐसा करने से मेरे को ये पुरस्कार हासिल हुआ, भविष्य में ऐसा करूंगा तो मेरे को दूसरा पुरस्कार भी मिलेगा, अच्छी प्रशंसा मिलेगी। थॉर्नडाइक जो थे मनोवैज्ञानिक, उन्होंने इस प्रशंसा तथा पुरस्कार के नियम को प्रभाव का नियम कहकर संबोधित किया था। इसके अलावा गलत कार्य करने पे निंदा अथवा दंड, जिससे क्या होगा बच्चे को यह अभिप्रेरणा मिलेगी कि ऐसा गलत कार्य करने से मेरी ऐसे निंदा हुई या मेरे को फला फला दंड दिया गया, भविष्य में ऐसा अगर मैं दोबारा करूंगा तो मेरे को फिर से दोबारा सख्त दंड मिलेगा, जिससे कि किसी भी कार्य को ना करने के लिए उसमें और अभिप्रेरणा डेवलप होगी, यानी कि उसको एक मोटिवेशन मिलेगा कि ये कार्य मेरे को नहीं करना दोबारा। इसके अलावा सफलता उपलब्धि का ज्ञान। सफलता यानी बच्चे को नॉर्मली क्या होता है शुरू में, और इन चीजों का ज्ञान नहीं होता है कि सफलता क्या होती है, उपलब्धि क्या होती है। धीरे धीरे जैसे मान लीजिए साल में प्रत्येक विद्यालय में 2 या 3 बार किसी बच्चे की, सभी बच्चों की लगभग एग्जाम्स होती हैं, तो उसमें उसको पता चलता है कि फला एग्जाम में इतना करने से और इतनी सफलता, यानी कि कोई बच्चा जैसे मान लीजिए फेल हो गया, अब उसको पता चलेगा कि साथ वाले बच्चे तो पास हो गए, मैं फेल क्यों हो गया, यानी कि मैं असफल हो गया, पास होना ही सफलता कहलाती है। तो अगली बार मेरे को और ये उपलब्धि मुझे भी हासिल करनी है, यानी कि मेहनत करके और मुझे भी पास होना है, यानी कि सफलता। तो सफलता तथा उपलब्धि का ज्ञान होता है अभिप्रेरणा, जैसे कि रिपोर्ट कार्ड्स, एग्जाम्स, ये भी सारे अभिप्रेरणा के स्रोत हैं जिनके माध्यम से बच्चे को सफलता तथा उपलब्धि का ज्ञान कराया जाता है। क्लियर। अभी अंत में हम बात करेंगे अभिप्रेरणा से संबंधित और विभिन्न मनोवैज्ञानिक तथ्यों के बारे में, यानी कि विभिन्न मनोवैज्ञानिक सिद्धांत।
सबसे पहले मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया किसने? मैकडूगल ने। मूल प्रवृत्ति यानी कि बच्चों की जो सहज प्रवृत्तियां होती हैं, सहज मानसिकताएं, जस्ट ए मिनट, सहज मानसिकताओं के बारे में और इस सिद्धांत में मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के बारे में और बताया गया। सहज प्रवृत्तियां या मानसिकताएं, मैकडूगल के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया। इसके बाद मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत। मनोविश्लेषणवादी यानी कि ऐसी एक्टिविटीज जिनमें बच्चा आनंद प्राप्त करे, आनंद प्राप्त होता है, इन गतिविधियों को वो बार बार करने की इच्छा रखता है, ऐसा बताया सिगमंड फ्राइड ने। तथा इसी सिद्धांत को उन्होंने बोला मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत। क्लियर? इसके बाद आनुवंशिकी सिद्धांत, यानी कि बच्चों में कई सारी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे हम बात करें आईक्यू लेवल, जिसको बोलते हैं बुद्धि लब्धि, तो ये कई चीजें होती हैं। कई बच्चे शार्प माइंडेड होते हैं, किसी चीज को जल्दी पकड़ जाते हैं। तो ये सिद्धांत जो है आनुवंशिकी सिद्धांत, इसमें इस आईक्यू और बुद्धि लब्धि के बारे में बताया लोरेंज ने। इसके अलावा शारीरिक सिद्धांत, यानी कि कई बच्चे शारीरिक रूप से हैं और इस स्पेशल, जैसे मान लीजिए किसी स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स की हम बात करें तो वहां शारीरिक सिद्धांत की ज्यादा, कई बच्चे किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स से लेकर, एक्टिविटीज से लेकर और स्पेशल होते हैं। कई बच्चे ज्यादा हट्टे कट्टे होते हैं, कई ज्यादा टोल होते हैं, लंबे होते हैं। तो इस शारीरिक सिद्धांत की जो है प्रतिपादना विलियम जोन्स ने की। इसके अलावा आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, यानी कि जब भी किसी आवश्यकता, किसी भी विषय से लेकर आवश्यकता महसूस होगी तो वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक और क्रियाकलाप में बदल जाएगी। आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत ये दिया था मोस्लो ने। इसके अलावा उत्तेजना अनुक्रिया सिद्धांत, ये सारे के सारे सिद्धांत रटने पड़ेंगे। ये मनोवैज्ञानिक देके और सिद्धांत पूछ लेगा, या फिर सिद्धांत देके मनोवैज्ञानिक पूछ लेगा। उत्तेजना अनुक्रिया सिद्धांत दिया मिलर तथा स्किनर ने। इसके अलावा अभी हमने बात की थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम, जो प्रशंसा तथा पुरस्कार का जो नियम है, अभिप्रेरणा है, प्रशंसा या पुरस्कार की जो अभिप्रेरणा है, उसी को थॉर्नडाइक ने और प्रभाव का नियम कहकर संबोधित किया। तो ये था अभिप्रेरणा से संबंधित मुख्य तथ्य। मैं समझता हूं अभिप्रेरणा का लगभग और इसमें क्लियर हमने कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।